सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला। जैसा कि हम लोग राजस्थान की रजत बूंदें पाठ का अध्ययन कर रहे थे, हमने आपने पिछले वीडियो में जाना था कि राजस्थान के जो प्रमुख जिले जैसे बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर जैसे ज़िले हैं, वहाँ की ज़मीन की स्थिति क्या है, वहाँ पानी किस प्रकार से पाया जाता है। वहाँ एक बात खास यहाँ मैं आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पानी का जो प्रकार है इसको आप खूब अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा। ये पाठ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पाठ के 3 ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है चेलवांजी, दूसरा है कुई और तीसरा है पानी के प्रकार। तो पानी के प्रकार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ 3 प्रकार के पानी पाए जाते हैं। पहला पानी है पालर पानी। यह ज़मीन के ऊपर यानी सतह पर बहने वाला जो जल है उसको हम पालर पानी कहते हैं। यह नदियों में, तालाबों में, झीलों में, गड्ढों में या बरसात के जल के रूप में इसको प्राप्त किया जा सकता है। ज़मीन की सतह से रिस करके जो पानी ज़मीन के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, परंतु खड़िया पत्थर की जो मोटी सी परत है उसके ऊपर ही रह जाता है, खड़िया पत्थर की परत के नीचे नहीं जाता। यानी सतह और खड़िया पत्थर की परत के बीच का जो पानी है यह रेजाड़ी पानी है। ये पानी का दूसरा प्रकार है और इसी रेजाड़ी पानी का ही प्रयोग यहाँ के लोग पीने के रूप में करते हैं। और जो पानी खड़िया पत्थर की परत को भेद करके नीचे चला जाता है, रिसकर भूमिगत जल में जा करके मिल जाता है और खारा हो जाता है, जिसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता, यह पानी पाताल पानी कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ 3 पानी हैं, आप इसको अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा। पहला पालर पानी, दूसरा रेजाड़ी पानी और तीसरा पाताल पानी। अब आपने जाना था कि कुएं का जब निर्माण हो जाता है, यानी कुएं निर्माण की सफलता का उत्सव लोग कैसे उसको उत्सव के रूप में मनाते थे। कुएं निर्माण एक खुशी का विषय था, एक प्रसन्नता का विषय था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे कुएं से पानी का उपयोग कैसे किया जाता था, यानी कुएं से पानी उपयोग करने के तरीके क्या थे। तो आपको जैसे पहले ही बता दिया गया है कि कुएं का छोटा रूप होता है। कुएं में ढेर सारा जल आता है, कुएं में थोड़ा सा जल होता है। तो कुएं में जो थोड़ा सा जल होता है अर्थात कुएं में पानी की क्षमता बहुत कम होती है। 24 घंटे में 2 से 3 घड़े भरने लायक पानी इकट्ठा हो पाता है। आपको पहले ही बता दिया गया था कुएं में रिस कर पानी आता है ज़मीन की सतह पर, या ज़मीन के अंदर जो जल है, रेत के कणों में फंसा हुआ जो जल है वो धीरे धीरे करके रिस करके एकत्रित होता है, जो कुएं में जाता है और लोग उसका सदुपयोग करते हैं पीने के रूप में, जिस कारण कुएं में ज़्यादा पानी एकत्रित नहीं हो पाता। और कुएं में भूगर्भ का जल आता है जिससे उसमें ढेर सारा पानी होता है। तो 24 घंटे में 2 से 3 घड़े भरने लायक ही पानी इकट्ठा हो पाता है। अब गहराई, चूँकि व्यास कम होता है कुएं का और गहराई थोड़ी सी अधिक होती है, जिससे पानी निकालने में कठिनाई होती है। तो एक और ख़ास बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है चरखी या घिरनी। तो कुएं के ऊपर, कुएं के मुहाने पर एक चरखी या एक घिरनी रखी जाती थी, जिसके माध्यम से कुएं के अंदर का जो पानी है सहजतापूर्वक बाहर लाया जाता था। यानी बाल्टी को रस्सी से बांध करके घिरनी या चरखी के ऊपर रख करके हम अंदर चरखी को की सहायता से हम बाल्टी को अंदर कुएं के प्रविष्ट कराते थे, और बाल्टी सहजतापूर्वक जब भर जाती है तो उसको आसानी से व्यक्ति ऊपर खींच लेता था। यानी पानी को कुएं के सतह से व्यक्ति के पास तक पहुंचाने में जो सहायता करती है, जो सहायक यंत्र के रूप में कार्य करता है, उसी को चरखी या घिरनी कहा जाता है। ये चरखी और घिरनी के ही कारण पानी आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है, अर्थात अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एक और ख़ास बात याद रखिएगा, इसको कतई नहीं भूलना है कि उपयोग के बाद सदैव कुएं का मुख ढक दिया जाता है। कुएं का मुख ढक दिया जाता है। आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि क्यों, जबकि कुएं को खुला छोड़ दिया जाता था। बिल्कुल सही है, कुएं को इसलिए ढक दिया जाता है क्योंकि कुएं का व्यास कम होता है और कुएं रेतीले क्षेत्र में बनाई जाती है। और आपको पता होगा
कि जैसे जो रेतीली मिट्टी होती है, रेत के कणों की विशेषता होती है, रेत के कण एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और जो सामान्य मिट्टी के कण होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इनसे जल का रिसाव बड़ी सहजता से नहीं हो पाता, और रेत के कणों में आसानी से दूरी होने के कारण जल का रिसाव बड़ी शीघ्रता से हो जाता है। अब जब कण रेत के एक दूसरे से जुड़े नहीं होते तो आसानी से हवा और धूप दोनों जमीन के अंदर काफ़ी सहजता से आसानी से प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे जमीन के अंदर जो समाहित जल है वो भाप बनकर उड़ जाता है। इस समस्या से बचने के लिए लोग कुएं के मुख को पूरी तरीके से बंद कर देते थे। जब उपयोग करना होता था तभी उसको ढक्कन को वहाँ से बाहर निकालते थे और इसके बाद कुएं को पूरी तरीके से ढक दिया जाता था। कुएं एक सार्वजनिक संपत्ति के रूप में इस क्षेत्र में कार्य में लाई जाती है। यद्यपि कुएं राजस्थान के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र के लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इस पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं की खुदाई के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है। इसका कारण यह है कि भूमि के नीचे की जो नमी का अधिक मात्रा में विभाजन हो जाता है। जितनी अधिक कुएं होंगी उतना ही नमी का अधिक विभाजन होगा, उतना ही अधिक नमी का बंटवारा होगा, जिससे ये समस्या आती है कि जो कुएं हैं यदि वो ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगी तो वहाँ के आसपास जल की मात्रा कम हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति को जल के लिए और जूझना पड़ेगा। इस पाठ के कुछ और रोचक तथ्य हैं, चलते चलते हम इसे भी जान लें, ये कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे बसौली। बसौली क्या है प्यारे बच्चों? कुएं की खुदाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कुएं की खुदाई करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र का नाम है बसौली। एक और नया रोचक तथ्य, जब आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा चेजा। चेजा कौन है? चेजा कुएं की खुदाई या चिनाई का जो काम होता है उसी को चेजा कहा जा रहा है। यानी जब कुएं की खुदाई हो रही है और कुएं की खुदाई के बाद उसके आपको, जैसे आप जानते हैं, आपको बताया गया था खीप नामक घास से उसकी बांध करके उसकी चिनाई की जाती थी। तो यह खुदाई और चिनाई का जो काम है वो चेजा कहलाता है। एक और ख़ास महत्वपूर्ण तथ्य है गोधूली। गोधूली हर किसी को पता है, शाम का जो समय है या गाय के खुर से उड़ती धूल जो उनके घर वापस आते समय उड़ती है। अब यहाँ ऐसा वर्णन है, चूँकि ये ग्रामीण परिवेश का वर्णन है, तो ग्रामीण परिवेश में सूर्यास्त के बाद लोग अपने चौपायों को जो दूर चराने कहीं लेके गए होते हैं वापस आते हैं, तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है जिससे एक अंधकार सा चारों तरफ छा जाता है, इस वेला को गोधूली वेला कहते हैं। इसमें दो शब्द हैं, यदि आप संधि विच्छेद भी करें, गो और धूली। गो का मतलब होता है गाय, धूली का मतलब होता है धूल, यानी गाय के खुर से उड़ने वाली धूल जब वातावरण में व्याप्त हो जाती है तो अंधकार सा छा जाता है। यही वेला जो है गोधूली वेला कहलाती है। इसमें एक और अन्य रोचक तथ्य है रेजा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो राजस्थान के इस क्षेत्र में वर्षा के जल को मापने के लिए, यानी यह वर्षा मापक यंत्र, जैसे हमारे यहाँ अपने यहाँ मीटर सेंटीमीटर में जल को मापा जाता है, वर्षा के जल को मापा जाता है, वैसे यहाँ मापने के लिए, बरसात के जल को मापने के लिए जिस यंत्र का, जिस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता था वो चीज़ था रेजा, खीप। खीप एक प्रकार की घास है जिसके रेशे से रस्सी बनाई जाती है। कोई निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है प्रतिदिन के कार्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए। यानी जब कुएं की खुदाई हो रही थी, देखो आपने जैसे पीछे जाना था, कुएं की खुदाई और चिनाई का कार्य चेजा कहलाता है। इस चेजा में खीप नामक घास सहायता प्रदान करती थी। प्रतिदिन की खुदाई के बाद उस हिस्से को ढकना, उस हिस्से को बांधना, जिस घास से, जिस वस्तु से जिसका प्रयोग किया जाता है वो है खीप। और एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है छहबीसी। छहबीसी पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसलमेर जिले में एक गांव है खडेड़ों की डांडी। इस गांव में 120 कुइयाँ थीं।
इस कारण लोग इस क्षेत्र को 6 BC कहकर पुकारते हैं। अब जैसे यहाँ एक गणितीय आंकड़ा है, 120 कुइयों को 6 को गुणे 20 करके, यानी 6 गुणे 20 अर्थात 120, 6 को जब 20 से हम लोग गुणा करते हैं तो 120 उत्तर आता है। कि यहाँ 120 कुइयाँ थी, इस कारण इसका संक्षिप्त नाम रख दिया गया था 6 BC। इस प्रकार से इस पाठ के कुछ रोचक तथ्य भी थे। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। आपको समझने के लिए यह एक सहायता, एक सीढ़ी, एक सोपान के रूप में सिद्ध होगा। तो आइए हम जानते हैं कि अभी तक आपने क्या सीखा है इस कार्य प्रपत्र के माध्यम से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्षा न होने पर कुएं में पानी कहाँ से आता है। दूसरा प्रश्न है, मरुभूमि में वर्षा के पानी की मात्रा को कैसे मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कुएं के मुंह पर घिरनी क्यों लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, 6 BC क्या है। इसके बाद का जो हमारा सवाल है, कुएं को क्यों सार्वजनिक संपत्ति माना जाता है। इसके बाद आपको बताना है कि पालर पानी और पाताल पानी में अंतर क्या है। एक जिम्मेदार विद्यार्थी के रूप में आप जल संरक्षण हेतु कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। जी हाँ, ये बायोमोरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जल एक अमूल्य निधि है, इसके संरक्षण के लिए संरक्षण हेतु हर किसी को कदम उठाना चाहिए। तो एक युवा जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत आ सकता है जल की उपयोगिता और महत्ता पर एक लेख लिखिए। तो इस प्रकार से ये हमारे आज के 8 सवाल हैं। इन 8 सवालों का उत्तर लिख करके आप ये जान सकते हैं कि आज के वीडियो में आपने क्या सीखा। आशा और उम्मीद है कि आपको जो सिखाया, बताया, समझाया गया वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।